आवाज पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। कुछ लोग जिंदगी के इम्तिहान से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं इम्तिहानों से निकलकर रोशनी बन जाते हैं। तो आज की जो हमारी मेहमान है, कुछ इसी तरह की एक महिला है और बहुत सशक्त हैं। उन्होंने अपने लिए, अपने न्याय के लिए वो खड़ी हुई, लड़ी और कामयाब हुई। उनकी कहानी दुख या बेचारी होने की नहीं है, बल्कि हिम्मत की है, जज्बे की है और जीत की कहानी है। एसिड अटैक के बाद भी उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा नहीं किया, लेकिन अपने जैसी कई महिलाओं के लिए वो खड़ी हुई, उन्हें न्याय दिलवाया और उनकी आवाज बनी। आज हम मिलते हैं प्रमोदनी से, प्रमोदनी रावल, और उन्हीं से सुनेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबानी, और देखते हैं कि आपके मन में ऐसा कुछ जज्बा बढ़ता है या नहीं। नमस्कार प्रमोदनी, हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आई हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई आपके पर्पल फेस्टिवल में एम्बेसडर चुने जाने की। तो आप वहाँ जाएंगी, लोगों की आवाज़ बनेंगी, उन्हें बताएंगी कि कैसे न्याय के लिए लड़ा जाता है। तो हम देख रहे हैं, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू आभा जी। एंड अपने पॉडकास्ट में मुझे आपके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए मौका दिया, ये अच्छा लगा। बाकी रही इंटरनेशनल फेस्ट, पर्पल फेस्ट, वहाँ पे आज ब्रांड एम्बेसडर आई एम सिलेक्टेड। तो ये मेरे लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है टू हाँ। रिप्रेजेंट माय स्टेट एंड माय डिसेबिलिटी। बहुत बड़ी बात है। तो प्रमोदनी, आप अपने सफ़र के बारे में, आपकी जो जर्नी रही है, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत स्ट्रगल किया है आपने, बहुत दिक्कतों का सामना किया है, बहुत हर तरह की दर्द महसूस करी है। शरीर की दर्द, मन की दर्द, आत्मा को जो चोट लगती है ऐसे अटैक के बारे में। तो कुछ साझा करेंगी अपना एक्सपीरियंस हमसे? जैसे कि सबको पता चल गया होगा, जितने भी लिसनर है कि देख रहे हैं, मैंने एसिड अटैक को सरवाइव किया है। और जब मैं 16 साल की थी, 2009 में मेरा एसिड अटैक हुआ था। इसका रीजन यही था कि मेरे कॉलेज के पास कुछ आर्मी ग्रुप आए हुए थे, जिनमें एक लड़का था, आर्मी में ही जॉब कर रहा था, हमारे उड़ीसा का, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का था। तो उसने कॉलेज के पास देखा, देन उसने मैरिज प्रपोजल भेजा मेरे घर वालों को। तो हम्म। मेरे बचपन से पापा नहीं है, और घर में जो गार्डियंस थे, फूफा और बुआ, उन्होंने मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट किया बिकॉज आई वॉज जस्ट 16। लेकिन उसने नहीं माना। उसने एक बहुत परेशान किया मुझे, और मेरे घर वालों को फोन करके बहुत तंग किया। हम्म। स्टार्टिंग से बहुत ही पोलाइटली बात करता था, लेकिन धीरे 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 उसकी जो काम, जो भी रहा, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसने बहुत सारी कॉल्स ऐसे करते थे कि नशे की हालत में ऐसे ऐसे गंदे गंदे स्लैंग लैंग्वेज यूज करता था। उसको गुस्सा बहुत आता था, घर वालों को डांटता था, उसकी मन मर्जी चलाता था। तब उसके कारण हमारे घर का लैंडफोन भी काटा गया। अच्छा। जब उसको सारे रास्ते बंद कर दिया गया, तो उसको लगा मैं एक कमजोर हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, उसको लगा, लेकिन मैं कमजोर नहीं थी। तो उसने मुझे परेशान करना शुरू किया, बाई रोड, कॉलेज के सामने आना, मुझे फॉलो करना। ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जब कोई बिना कारण आपको फॉलो करता है, या या। कॉलेज के सामने आपके लिए वेट करता है, आपके सामने आ जाता है बात करने के लिए। तो जो आसपास के जो एनवायरमेंट रहता है ना, वो आपके तरफ एक अलग से रहता है। तो वो एक कि आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचता है। तो मेरे साथ वही हो रहा था कि बिना कारण मुझे लोग ऐसे घूरते थे। मैं घर वालों को रो रो कर बताती कि ऐसे आ जाता है कहीं पर भी। तो हम्म। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोग मैं मेरे दोस्त लोग आ रहे थे कॉलेज, मेरे घर से कॉलेज फारा हुआ 80 किलोमीटर। तो हम्म। हम लोग साइकिल से जाते थे, आ रहे थे, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो फिर मेरे दोस्त वालों ने बोला कि तू उसका हाथ छोड़, नहीं तो तुझे चप्पल से मारेंगे। अच्छा। ये जो बात ना, उसको उसकी मेल ईगो को हर्ट की। तो एक होता है ना, उनको नो सुनना पसंद हम्म। नहीं है। जैसे ऐसे जो अमानसिकता जो लोग होते हैं हमारे समाज में, पुरुष हम्म। होते हैं, उनको नो सुनने की आदत नहीं है। उनको जो चाहिए होती है वो, उनको लगता है महिला कठपुतली है, तो वो हम्म। मैं प्यार करता हूँ, मतलब वो प्यार करेगी, ऐसा उनकी सोच में है।
लेकिन मेरे दोस्तों ने जब बोला तो उसने हाथ छोड़ा, लेकिन मैंने उसको एक थप्पड़ मारा था। अच्छा। हाँ, वो लंबा था तो मेरा थप्पड़ उसके गले पे बजा था। तो फिर मैं घर आ गई, घर में रोकर बताया कि ऐसे ऐसे बात, वो मुझे मेरे रास्ते पे मेरे हाथ पकड़ रहा है। मुझे डर लगता था क्योंकि मैंने रेप केसेस बहुत सुनना था। तो इसी वजह से मुझे बहुत डर लगती थी कि कहीं पर आकर मेरे हाथ को पकड़ लेगा, ऐसा कुछ टॉर्च कर लेगा मेरे बॉडी पार्ट्स को। मैं आकर घर में रोई बहुत। तो फिर मेरे जो कजिन्स ब्रदर्स थे, तो उनको जब पता चला, उन्होंने उसको बहुत सारे बातें सुनाई और उसको इस्लाम लैंग्वेज में गाली किया, मारपीट किया। तो उसको और ज्यादा ईगो हर्ट हुआ। तो उसके कारण वो कुछ दिन तक गायब रहा, साइलेंस था। फिर जनवरी 2009 में उसका फोन आया कि मैं रानी को और परेशान, मेरा निकनेम रानी है, परेशान नहीं करूंगा, और मेरी जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो हम्म। फिर उसने ये कहकर फोन काट दिया। तो 2.5 महीने ऐसे गुजर गया, जनवरी फरवरी मार्च, तो उसका ना फोन ना परेशान किया उसने मुझे। मैं अपनी लाइफ, डेली लाइफ में जैसे सब कुछ करती थी, पढ़ाई वगैरह, कोचिंग, ट्यूशन, कॉलेज, घर का काम, ऐसे ही अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गई थी उस सिचुएशन से बाहर आकर। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मेरे पीछे पीछे वो षड्यंत्र रच रहा है कि मेरे साथ ये सब करने का। एसिड के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था इस टाइम, उस टाइम 2009 की बात है, कोई अपडेट नहीं था कुछ इतना। मतलब सोशल मीडिया कोई यूज नहीं करता था। एकदम सोशल मीडिया तो अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में हो रहा है, लेकिन फिर उस टाइम तो नहीं हो रहा था। तो फिर अप्रैल 18 की बात थी, जिस दिन मेरे पर अटैक हुआ। उस दिन मैं मेरी कजन मौसी के घर गई थी। तो फिर मेरे बड़े पापा के बेटे के साथ, कजन बड़े पापा के बेटे के साथ कुछ सामान लेने के लिए, हमारे घर से जस्ट 1 किलोमीटर फार है। तो हम लोग रिटर्न कर रहे थे। फिर देखा वो दो लड़के सामने से बाइक से आ रहे हैं, और जो अटैकर था उसके, वो पीछे बैठा हुआ था और उसके हाथों में एक बॉटल था। हम्म। मैंने उसको देख के शौक में आ गई कि ये तो उसने मुझे मना किया था, फिर आ गया। और फिर सोचा आया होगा उसने तो मुझे परेशान, ऐसे मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। तो फिर वो मुझे क्रॉस करके चला गया। तो फिर गाड़ी पीछे से यू टर्न करके, फिर आगे से यू टर्न करके हमारी साइकिल को रोक दिया। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों आपने रोका? तो फिर मेरे भाई ने भी पूछा क्या हुआ, क्यों उसको रोक रहे हो? तो बोला कि हाँ मैं उसको लेने आई। मेरे भाई ने बोला बदतमीज मत कर, तेरी माँ बहन नहीं है क्या घर में? ऐसे कुछ बोला उसने। वो भी मेरी सिमिलर एज का था, लाइक 17 ईयर्स का था वो। उसने ना उसको इतनी जोर से लात मारा मेरे भाई को, मेरे भाई दूर जाकर गिरा। तो फिर मुझे बोला कि मेरे साथ चल, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मैं आज ये आर्मी में जॉब कर रहा था, इसलिए तब तक हमारे घर में उसको बहुत रेस्पेक्ट देके भी समझाया गया था, लेकिन उसने नहीं माना। तो फिर भी मेरे मन में कि आर्मी एक होता ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है जो भी चीजें, कि जब हम कोई ड्रेस कोड में देखते हैं हमारी फौजी को, एक वो रिस्पेक्ट होती है, हाँ। अलग से शरीर में एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो मेरे मन में वो वाइब्स थी कहीं ना कहीं, हम्म। इसलिए उसको मैं तब तक बिहेव खराब नहीं किया था। लेकिन उसने जब मुझे बोला कि तो मेरे साथ चल, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको तू ता बोल दिया कि तू कौन होता है मुझे लेने वाला? अगर मुझे टच भी करेगा तो मैं चिल्लाऊंगी, यहाँ पे पब्लिक को बुलाऊंगी, तुझे पिटवाऊंगी। मेरे मन में जो आया मैंने वो बोला। ये जब मैं बोल रही थी तब वो बटन खोल रहा था। तो आई वॉज थिंकिंग कि एट द टाइम कि बहुत टाइम क्या होता है ना, वो नशे की हालत में हमारे घर में फोन करता था, हम्म। सबको परेशान करता था। तो मुझे लगा कि वो इमोशनल ड्रामा करने के लिए दारू लाया है, या वाइन जो भी होता है, ड्रिंक्स वगैरह, वो इमोशनल अट्रैक्शन करने के लिए सब कर रहा है कि वो पी रहा है ऐसे ऐसे, क्योंकि उसके हाथ में स्मोकिंग भी था, सिगरेट। तो मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैंने उसको इग्नोर करना ही सही समझा कि मेरे भाई को बोला तो चल यहाँ से। अच्छा। तो मैं साइकिल में बैठने के लिए ऐसे सर झुका के बैठने के लिए गई, तो फिर उसने मेरे सर पे डालना शुरू किया। मैं उसको हम्म। ब्रेक कर रही हूँ कि रोक रही हूँ, क्या कर रहे हो, क्यों डाल रही हो मेरे पे ये पानी, क्या डाल रही हो? तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो एक होता है ना, जैसे कि जब पूरा, जब बॉडी में हाई फीवर होता है, जब पानी जैसे लगता है शरीर में, जैसे
फील होता है ना, ऐसे ही लग रहा था स्टार्टिंग पार्ट। ठंडा गरम एकदम बड़ी में जैसे कुछ करंट जैसा लग रहा था वो पानी। तो फिर उसने मैं उसको रोक नहीं पा रही थी, तो फिर मेरे भाई ने जब उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन उसने नहीं रोका, तो फिर कंटिन्यू डालता गया। फिर हम्म, वहां से भाग गया। जो बाइक चला के आया था वो एकदम गाड़ी स्टार्ट पे रखा था, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था, एकदम प्लान करके आए हुए थे। तो फिर वो बैठा और चिल्ला के बोला कि तुम मेरी नहीं हो सकता तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तो यहाँ से भाग गया। आफ्टर फ्यू सेकंड, लाइक ये जो बात हो रही थी, ये लाइक 10 to 15 to 16 मिनट सेकेंड, सॉरी सेकेंड्स के अंदर हो रहा था। तो आफ्टर 20 सेकेंड मुझे जो रियल पेन होता है ना एसिड हम्म, का, वो स्टार्ट हम्म, हो गया। ऐसा लगा कि मुझे किसी ने जिंदा आग लगा के चला गया। हम्म, मेरे बाल खोले हुए थे, जब कोई भी फरका फटा कर देख सकते हैं, सोशल मीडिया में पड़ा है। मेरे बाल एकदम खोले हुए थे, तो फिर मेरे बाल एकदम गिरने लगे। मेरे कान मेल्ट होके इधर से इधर आ गया था मेरी। हम्म, ऐसा लग रहा था मेरी स्किन को कोई खींच के एक साथ जोड़ रहा है, मतलब ऐसे खिंचाव महसूस हो रहा था, इतना तड़प लग रहा था, इतना दर्द हो रहा था। धुआं निकल रहा था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था हो क्या रहा है मेरे सर में। चिल्ला रही थी। फिर लोगों ने गोल चक्कर बना ली। कुछ लोगों को पता नहीं था कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना अपडेट नहीं था। ये हम्म, शायद हमारी एरिया में ये पहला केसेस हुआ था मेरे ऊपर, तो इसलिए इतना अपडेट नहीं था, लोगों इतना अवेयर नहीं थे। तो फिर किसी को उसका बेहतरीन इलाज नहीं पता था। जब एसिड पड़ता है किसी के ऊपर, एक गोल्डन आवर्स होता है कि उस टाइम तक, जब तक आप स्पॉट से हॉस्पिटल तक उसको लेके नहीं जाओ, तब तक आप, सबके हाथों में होता है उसका इलाज, आप करेंट पीरियड में कर सकते हो। लाइक जिस पार्ट्स में एसिड पड़ा है उस पार्ट्स को पानी से अच्छे से धो सकते हो, मतलब अलग करके। नहीं तो सीधा सीधा अच्छा, पानी डालोगे तो पानी के माध्यम से एसिड बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाएगा। हम्म, उसको झुका के अलग सेफली तरीके से धो सकते हो, सो दैट कि जो बॉडी का दूसरा पार्ट्स होता है ना वो बच जाएगा। लेकिन मेरे साथ ये नहीं था। मेरे साथ किसी ने पानी नहीं डाला था, किसी को ये ट्रीटमेंट नहीं पता था। हम्म, फिर वहां से मुझे कुछ लोगों ने एक बुरे में डालकर एक घुरा के, क्योंकि कोई मुझे पकड़ रहा था, उसका वन हो जा रहा था, उसकी हाथ जल जा रहा था। मुझे घर तक ले आया, मेरी माँ ने गोद ले लिया मुझे। मेरी माँ की हाथ राइट साइड ब्रेस्ट एकदम डैमेज हो गया जलकर। तो फिर वहां से मुझे हॉस्पिटल लिया गया। हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुझे रेफर कर दिया गया, बड़े हॉस्पिटल। वहां पे मेरा ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चला। आई वॉज इन आईसीयू फॉर 9 मंथ। अच्छा, उसके बीच में मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। मेरी दोनों आंखों में एसिड घुस गया था और दोनों आईज बाहर आ गए थे। तो फिर उस बीच में मेरी बॉडी का जो फीवर टेम्परेचर, इन्फेक्शन का जो टेम्परेचर है वो नहीं कम हो रहा था। 106 से ऊपर ज्यादा टेम्परेचर रह रहा था, जो सब मेरे लिए बहुत खतरा था, जानलेवा था। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि हम भगवान के ऊपर सब छोड़ दे रहे। 80% आई वॉज बोर्न। सो उस बीच में आई वेंट टू कोमा। तो आफ्टर 26 hours आई केम बैक कोमा स्टेज। सो लेकिन मेरे साथ ये था कि आई वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, माई लोअर पार्ट वॉज पैरालाइज। सिर्फ मैं बोल पा रही थी। और जब लड़के के साथ इतना सब कुछ हो जाता है, उसका चेहरा ही समाज के लिए इम्पोर्टेंस होता है। छोटा सा दाग लगता है तो समाज उसको रिजेक्ट करता है। मेरा तो पूरा चेहरा जल गया था, मैं ब्लाइंड हो गई थी, विकलांग हो गई थी। तो मेरे परिवार को लगा ये कुछ नहीं हो पाएगा और जिंदा रह के कुछ फायदा नहीं है। हाँ, मेरी एक्सपेक्ट बाई मदर, मेरी जो फैमिली में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे, उन्होंने जबरदस्ती डिस्चार्ज करके घर ले आया कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तब के फिलहाल उनके पास वो कैपेसिटी था, वो मेरे इलाज अच्छे से कर पाते, मेरी आंखों को बचा सकते। लेकिन मेरी माँ के पास मनी पावर नहीं था, विल पावर था, मनी पावर नहीं था, न मैन पावर था। मैं माँ रो रही थी कि मेरी बच्ची को बचा लो, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। मुझे डिस्चार्ज करके घर ले आए। फिर भगवान के भरोसे छोड़ दे कि जब तक जिंदा रहेगी, भगवान के भरोसे, उसके भाग्य में जो होगा लिखा जाएगा, दिखा जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक इंसान हूँ, हम्म, मुझे दर्द हो रहा है, हम्म, मुझे भी जीना है, मुझे इस दर्द से हम्म, उभरना है, मेरे शरीर में घाव भरा पड़ा है, बैंडेज में हूँ, मुझे इस तकलीफ से निकलना है।
मुझे एसिड ने कभी नहीं हराया था। एसिड कभी नहीं हरा सकता मुझे, क्योंकि गलत मैं नहीं थी। हम्म। लेकिन मुझे मेडिकल पेन ने हरा दिया था। इतना जो फिजिकल पेन मेरे को हो रहा था उस टाइम, क्योंकि जबरदस्ती डिस्चार्ज करके ले गए थे, तो फिर मेरी बॉडी में पूरा घाव था, बैंडेज था, कोई मेडिसिन दवाई नहीं चल रहा था, तो फिर मेरे घाव का इन्फेक्शन बढ़ गया था। मेरी माँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल से बैंडेज, गॉस कपड़ा और बेटाडिन मलहम लाकर चलो। मेरी इलाज करती थी। और जब ड्रेसिंग खोलती थी, ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े मांस निकलता था, इतना हम्म। इन्फेक्शन बढ़ गया था। लेकिन एक होता है ना, माँ बाप होते हैं कि इस आखिरी सांस तक वो उम्मीद नहीं छोड़ते बच्चे को ठीक करने के लिए। शायद सही। माँ का जो वो उम्मीद, वो भरोसा था भगवान के ऊपर, उस खुद के ऊपर, वो भरोसा धीरे धीरे काम आया। और बिना मेडिसिन से 6-7 मंथ्स लगा, वो ठीक हाँ। हुआ धीरे धीरे। तो तो फिर लेकिन आपने ठीक हो गया। तो उनको जो जो कसूरवार था उसको सजा कैसे दिलवाई फिर? उस टाइम तो मेरी माँ ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया था, क्योंकि ये नाम से कोई आदमी नहीं है। मैंने जितना सुना था, उसने 3 लाख रुपया कुछ पुलिस को खिलाया था। ओके। मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत था, लेकिन 2017 तक मेरे आंखों का इलाज नहीं हुआ था। मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड थी 9 इयर्स। तो हम्म। जब मैंने केस रीओपन किया 2017 में, मेरे दिमाग में यही था कि जब मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया, एज ए डिसेबिलिटी, एज एसिड अटैक सर्वाइवर मैंने काम करना शुरू किया, मेरे दिमाग में वही था कि अगर मैं खुद जस्टिस नहीं पाऊंगी तो किसको दिलाऊंगी जस्टिस। तो मुझे मेरा जस्टिस मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा साथ गलत हुआ है। समाज मुझे रिजेक्ट कर रहा है, और जो हम्म। क्रिमिनल है वो खुलेआम आज भी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, अपनी जिंदगी इजीली जी रहा है। तो फिर 2017 में मैंने केस रीओपन किया 9 सितंबर को। अच्छा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक आर्मी में वो था, तो उसके लिए बहुत चैलेंजेस था, अरेस्ट करना डिफिकल्ट हो रहा था। फिर मैंने सीएम सर को ट्वीट किया उड़ीसा के, तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर उनके अंदर जब हायर अथॉरिटी के अंदर जब केस गया, तो फिर ही गॉट अरेस्टेड 2017 25 नवंबर। तो कैसा महसूस हुआ आपको उस समय? मुझे हमारे इंडिया के कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि लॉ इतना स्लो प्रोसेसिंग है। जब अरेस्ट होता है तो कोर्ट में ट्रायल पे ट्रायल चलता है, कब जस्टिस मिलेगा ये मुझे उस टाइम आई डिड नॉट हैव एनी आइडियाज। बट ये हम्म। था कि जिस दिन वो अरेस्ट हुआ, उस दिन मैंने सजा उसको दिला दिया था, कि वो सोच कर मेरे ऊपर तेजाब डाला था कि प्रमोदिनी कभी फाइट बैक नहीं कर पाएगी, लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाएगी, उसको वो 4 दीवार के अंदर सड़ के मरेगी, उसको समाज रिजेक्ट करेगा, उसको समाज ताना मारेगा। लेकिन आज उसके साथ अपोजिट हुआ। फिर वो उसे आज चार उसे दीवार के सजा अंदर मिली? सड़ रहा है। उसे सजा मिली? हाँ, 2022 9 मई को मुझे जस्टिस मिला, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो जो जस्टिस 14 इयर्स का था, ऑलरेडी 5 इयर्स कट गया था, 17 में वो अरेस्ट हुआ था। अच्छा। 9 साल, अभी कुछ साल चला गया है। फिर जेल का ये भी रूल्स है, अगर वो प्रिंसिपल डिसिप्लिन या जेल पे रह कर कुछ एक होता है जेल का रूल्स मानेगा, तो फिर उसको इजीली भी छोड़ दिया जाएगा। ये सजा क्या है? वो तो वही सुस्त शरीर लेकर बाहर आएगा, सुस्त हाँ। शरीर, सुस्त मानसिकता लेकर समाज में जिंदा रहेगा। लेकिन हमें हमें क्या मिला? हम आपके तो मन में कोई डर है मन अभी कि अगर वो आ गया तो आपको फिर ढूंढेगा कहीं? आप में मन में डर है इस मुझे बात का? डर नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि वो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि जब तक ट्रायल चल रहा था ना, उसके मन में कोई रियलाइजेशन नहीं थी। वो मेरे साथी को धमक दे रहा था, मेरे अच्छा। एडवोकेट को तक उसने नहीं छोड़ा था धमकी देने में। अच्छा। मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर कोई रियलाइजेशन चीजें होगा। लेकिन डर इसलिए नहीं कि वो मेरे को कुछ करेगा, मैं मर जाऊंगी, मुझे उसके लिए डर नहीं है। लेकिन डर ये है कि वो जब बाहर आएगा, वो मेरी फैमिली को क्षति ना नुकसान। पहुंचाए, या और कोई शिकार ना हो उसकी अमानसिकता का। हम्म। तो आप अब मैरिड हैं, आपका छोटा बेबी भी है एक। तो आपकी जो लव स्टोरी है वो तो एकदम एग्जाम्पलरी है, दुनिया को दिखाने वाली है।
तो जो सरोज आपके हस्बैंड हैं आपके साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो उनका क्या विचार है कि वो अगर जेल से आ गया, वो क्या उनके मन में क्या शक है, कुछ कुछ ऐसा है कि उन्हें घबराहट है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, जब भी मैं इस टॉपिक में उनसे बात करती हूँ तो बोलते हैं कि किसी ना किसी को एक दिन मरना है। हमें अगर मौत किसी की तरीके से आएगा तो वो आएगा, लेकिन कौन क्या करेगा, जेल से आकर वो क्या करे, ये सोचकर अभी का समय क्यों हम बर्बाद करेंगे। अभी हम हैप्पीली रहेंगे, हम्म, कानून के भरोसा है, जेल जेल के ऊपर भरोसा है कि उतनी सजा उसको तो मिल रही होगी उसके अंदर। एक चार दीवार के अंदर रहना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली को छोड़कर, हाँ, सजा मिली 14 साल, लेकिन 14 साल चार कट, मतलब दीवार के अंदर ना दुनिया देखना है ना फैमिली से रहना है, छोटी बात नहीं है। अगर पछतावा होगा तो वो जरूर, बड़े बड़े क्रिमिनल पछतावा करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आगे क्या होगा ये हमें नहीं सोचना है ना। मुझे डर है, उनको कभी डर नहीं है। बस अभी की जिंदगी हमें शांति से जीना है, आगे देखा जाएगा जो होगा। हम्म। तो आप अभी सोशल वर्क करती हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाती हैं एसिड अटैक के लिए, क्या करती हैं? मेरी टीम में उड़ीसा में 17 सर्वाइवर्स है। पहले मैं दिल्ली में एक छाप फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ में हम्म, 2016 से 2022 तक काम मैंने किया है। हम्म, और एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड पीआर मैनेजर, हम्म, तो उड़ीसा का ब्रांच ही मैं संभाल रही थी, लेकिन वहाँ पे अभी मैं जॉब में नहीं हूँ, आज मेंबर हूँ। लेकिन हाँ, मेरी मेरी ड्रीम थी कि उड़ीसा में जो मेरी टीम्स मेंबर्स है उनके लिए काम कंटिन्यू करना। फाइनली तो मैं अभी इंडिविजुअली उनके लिए जो भी मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है, जो भी काम रहता है, एडवोकेसी का काम, उनकी रिहेबिलिटेशन का काम, जो भी जैसे लाइक किसी को केस के लिए रिलेटेड मदद चाहिए होती है, हम्म, या किसी को हॉस्पिटैलिटी मदद चाहिए होती है, या किसी को अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए मदद चाहिए होती है। जो क्योंकि उड़ीसा में मैं इतनी फेमस हूँ कि लोग मेरी बातें 100 में लोग 70% लोग मेरी बातें सुन लेते हैं, मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, मुझे इतनी हम्म, गवर्नमेंट लेवल से लेकर प्राइवेट लेवल तक। तो इसलिए मेरे लिए काम इजी होता है, मेरे लिए कोई फाउंडेशन का सहारा नहीं चाहिए होती है। हम्म, लेकिन हाँ, ट्रस्ट मुझे करना है, मैंने उसके लिए पेपर फाइनल कर दिया है। और मैं और एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ के आईएसटी एक ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ पार्टनरशिप पे जुड़ी हूँ, उनके प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ मैं। तो बहुत सारी ऐसे ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं जो साइड सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल हैरेसमेंट या मल्टीपल डिसेबिलिटी या एक होता है ना ट्रोमा, इस जी, सारे प्रोजेक्ट में जड़ित हूँ, तो उसका मैनेज करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे आजकल क्या हालात हैं एसिड अटैक के? पहले से कम हुआ या उतना ही है, या केसेस और आ रहे हैं? आप जानती हैं कुछ? देखे, दो तरीके से हम बता सकते, पहले हो रहा था, अपडेट नहीं था। हम्म, हम्म, अब हो रहा है तो अपडेट ज्यादा हो रहा है, तो उसके हम्म, लिए हमें लग रहा है बहुत ज्यादा केसेस हो रहा है। मे भी ये भी हो सकता है केसेस हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कि हम्म। बिहार, कोलकाता, यूपी, उड़ीसा, ये साइड ना बहुत ज्यादा केस, बांग्लादेश, ये साइड बहुत ज्यादा ऐसे लगता केसेस होता है। अभी भी मतलब होता है? सबसे अगर अभी भी होता है? अभी भी क्या, ये केसेस होता है और एसिड मिल जाता है लोगों को आराम से? यहाँ एसिड, आप कहीं पे भी कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सब जो हार्डवेयर स्टोर में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एसिड, पूरा बोतल 1 लीटर भर भर के भर खड़ा, मतलब रखा गया होगा रैक पर, मिलेगा आपको। अच्छा, अच्छा। तो अभी भी इतना ज्यादा केसेस आ रहे हैं आगे? यस, जरूर, केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक हम्म, होता है ना एसिड, अगर हम रेप या डिफरेंट वायलेंस के मात्रा में देखें कि एसिड का आंकड़ा बहुत कम है, हम्म, लेकिन एक केसेस ना 100 केसेस के बराबर है। एक लड़की की पूरी जिंदगी, एक एसिड एक ऐसी हार्मफुल केमिकल होता है ना, सिर्फ चेहरा को नहीं जलाते, डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज कर देता है। जीने जीने का मौत के साथ बराबर होता है, ना जी पाते हो ना मौत आ पाती है तुमसे। जैसे कि मैं अभी एक आंखों में सिर्फ 18% देख पा रही हूँ, मेरे एक अच्छा, कान को सुनाई नहीं देता एसिड की वजह से। अगर अच्छा। मैं जिंदा हूँ, आधा बड़ी पार्ट से जिंदा हूँ, तो हम्म, फिर वो उसमें ही नहीं रोका है। मेरी आंखों का इलाज, मेरी आंखों में 3 बार आई
कन्या ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और वो कितने बार होगा ये पता नहीं, इतनी सी दिखने के लिए। तो ये कैसी जिंदगी है मुझे बता। हमेशा हमें हॉस्पिटैलिटी सहारा लेना पड़ता है, मेडिकल नहीं होगा तो हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेंटल ट्रॉमा होता है, एक दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में इंसान फंसा रह जाता है इसमें। खुद खुद को ऐसा, क्योंकि आत्मा को बहुत चोट पहुंचती है शरीर के साथ साथ इसमें। तो जितना उससे, शरीर में चोट पहुंचता है ना, उसका 100 गुना ज्यादा आत्मा को चोट पहुंचता है। और आप, लोगों की आपका तो लाइफ रिएक्शन पार्टनर हमें बहुत समाज अच्छा में है। सरवाइव करना है। यस। आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, आपका पूरा सपोर्ट करते हैं वो। घर में छोटा बच्चा है तो आगे एक उम्मीद, आप दूसरों को तो उम्मीद देती ही हैं, लेकिन आपके सामने भी एक उम्मीद है कि बच्चा बड़ा होगा और हमारी फैमिली अच्छी होगी। तो एक ये बहुत अच्छी बात है, बहुत। तो अगर प्रमोदिनी आपको, अगर कोई एक 18 साल की लड़की मिलती है जो इसी तरह के, नॉट एग्जैक्टली एसिड सर्वाइवर, या लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से टूटने की कगार पर है या डिप्रेस्ड है, तो उसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज दूंगी, जीवन में ना बहुत सारी ऐसे ऐसे मुश्किलें समय आते हैं, जिस मुश्किल समय में ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ रास्ता ही बचा नहीं है। हम्म। लेकिन मानो उस समय अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे, थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा, आपको रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्योंकि आई एम द एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ। क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरी हूँ ना, सिर्फ एसिड अटैक नहीं। हम्म। ऐसा हालत हुआ है कि 2014 में मेरी माँ मुझे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल एडमिट किया था। अच्छा। हमने 1 महीने का किराया नहीं दे पाए। उस हॉस्पिटल वालों ने क्या क्या पता है आपको, मतलब आज तक इसके बारे में कभी कोई मीडिया को नहीं बताया है। उन्होंने व्हील चेयर से मुझे उठा के रोड पे बैठा दिया, ओह। मेरी सामान हमारी सामान को बाहर रख दिया, मेरी माँ को निकाल दिया। मेरी अच्छा। माँ रो रही थी बीच रोड में कि मेरी बच्ची चल नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है, उसको मत ऐसा करो, थोड़ा सा चलने दो, उसको ठीक होने दो, मैं कुछ भी करके किराया दे दूंगी, बस उसको छोड़ के नहीं जा पा रही हूँ, तो यहाँ पे कोई नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा था, अगर उस टाइम मेरी माँ हाथ जाती तो मुझे लेकर, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था तो मुझे लेकर कहीं पे कूद जाती या ट्रेन में सो जाती या मुझे जहर दे देती, उस खुद खा लेती। लेकिन होते धैर्य, मेरे लिए मेरी माँ की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बहुत इंस्पायर करती है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा होता है तो उनकी आसपास के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर एक ही इंसान अगर उसके साथ स्ट्रांगली खड़ा होगा ना, वो उसके लिए 100 लोगों से बराबर है। और अगर कोई भी खड़ा ना हो, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली वाले अपने होते हैं, फैमिली ही परिवार है, दुनिया में हर कोई परिवार होता है। सेम खून हर इंसान में बहता है, हम इंसान है, बस हमारी नजरिया हो इस चीज को देखने का अलग है। मुझे परिवार ने अगर सपोर्ट नहीं किया, मुझे पूरे समाज ने अपनाया, मुझे हम्म। मीडियाज ने सपोर्ट किया, मुझे हम्म। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया, वो भी एक परिवार है। बस हम्म। थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मत जाओगी मरने के बाद। जिसके लिए तुम इतना तड़प रही हो, इतना रो रही हो, क्या उसको लेकर तुम मत जाओगी? नहीं मर सकते हो, बस तुम्हें मरना है तो खाली हाथ। लेकिन तो जिंदा हो ना, भगवान ने बुद्धि दिया है, तो थोड़ा हम्म। सा उसको पूरा पॉजिटिवली यूटिलाइज करो, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो जब आपकी शादी हुई सरोज से, सरोज से आपका रिलेशनशिप हुआ, तो उसके बाद आपको ये भी बहुत समझ में आया होगा कि एक ह्यूमन कनेक्शन जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो शरीर से नहीं होता, वो आत्मा से होता है, वो मन से होता है। तो आपको लगा आपने कुछ ऐसा सीखा उसके बाद? अ, एक होता है ना, शायद इंसान के पास अगर कुछ चीजें कम हो जाती है, कुछ चीजें अंदर से भी बढ़ जाती है। मेरे चेहरे पे कमियां लोगों ने निकाला। हम्म। मेरे दिमाग में यही था कि मेरे चेहरे पे कमियां पैदा से नहीं था, क्योंकि मुझे जलाया दिया गया है। हम्म। लेकिन अंदर से मैं उतनी ही सुंदर हूँ जितनी थी पहले, बिल्कुल। उससे 100 गुना ज्यादा। और उस हम्म। सुंदरता को मेरी कर्म और मेरी नेचर, मेरी बिहेवियर से मुझे दिखाना है लोगों को। हम्म। हम्म। अगर मेरी नेचर, बिहेवियर, मेरी वे ऑफ टॉकिंग, मेरी कर्म वैसा रहा, तो लोग कोई मुझे पसंद नहीं करेगा शायद। एक होता है ना, ये एक कनेक्शन करता है इंसान से। अगर सरस मुझे प्यार करता है, उन्होंने भी उस
उसी हिसाब से मेरी साइड कुछ देखा होगा, उतनी हम्म। पॉजिटिव साइड देखा होगा, इसलिए उनको मेरे पर ट्रस्ट है कि हाँ। नहीं, हम दोनों साथ में रिलेशन को बहुत तक ले सकते हैं। तो वो हुआ। तो ये होता है ना मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल प्यार में ऐसा कोई गलती ना करो जो बाद में पछतावा पड़े। मेरे साथ यही था कि जब मुझे हमने रिलेशन को आगे बढ़ाने की शुरू की, तो फिर शादी की बात आई। मैंने बस इतना कहा था कि सरस को कि अम, एक होता है ना फोन में या थोड़ी दिन मुलाकात में प्यार होना बहुत बड़ी बात है, ये तो हो जाता है, ये किसी ना किसी के साथ हो जाता है, लेकिन असल उसका जो असल मायने जब आता है जब हम साथ में रहते हैं, एक बिल्कुल। दूसरे को कितना समझते हैं, क्योंकि साथ हम्म। में रहने से ना कुछ कुछ नेगेटिव साइड भी आता है, और वो किस तरह से आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये बड़ी बात थी। और हम्म। मैं चाह रही थी कि हम लोग लिविंग रिलेशन में रहे कुछ साल तक, हाँ। तब जाकर उसके बाद शादी। लिविंग रिलेशन में ये रहने के लिए ये भी था कि हम दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो एक साथ रहना था ऑफिस में। तो हाँ। फिर मुझे पता है हमारे कल्चर में लिविंग रिलेशन अलाउड नहीं है, बट ये मेरे लिए एक शिक्षा है, क्योंकि यहाँ दोनों फैमिली एक्सेप्ट नहीं थे। एक फैमिली, इनलस फैमिली, ये कह रहा था कि ब्यूटी ऐसी बहू नहीं चाहिए, तो हम्म। मेरी फैमिली ये कह रहा था कि ऐसे लड़के को क्यों वो लड़का शादी कर रहा है। सबके लिए ब्यूटी इंपॉर्टेंस होता था। तो इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए हमें खुद को, रिलेशन को भी स्ट्रांग करना पड़ा। तो फिर हम 3 साल तक रहे साथ में, तो फिर 3 साल के रहने रहने प्यार और बढ़ गया। ये जो तो। हमने सोचा था कि उसका अपोजिट हुआ। हम्म। कभी हम लोगों ने, कभी कभी झगड़ा, ऐसा होता है, छोटे मोटे रोक जोक होता है, लेकिन वो एक कॉमन चीज होता है जो प्यार को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन ऐसा कभी हमने फील नहीं किया कि लिविंग रिलेशन में नहीं हमने कुछ गलत किया है। तो फिर जब स्ट्रांगली और बढ़ गया, तो फिर हमने मैरिज करने का डिसीजन लिया। तो मैं यही युवा पीढ़ी को भी बताऊंगी कि आजकल युवा पीढ़ी हर कोई लिविंग रिलेशन में रहता है, वो हम्म। छुपा के रहना चाहिए या रहता है तो एक संपर्क में आ जाते हैं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर करो कि आप किस तरह से उस इंसान को एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करें। अगर कल आपको धोखा देगा, आप सुसाइड ना करो, क्योंकि आप हम्म। मेंटली प्रिपेयर होके उसके साथ रह रहे हैं। अगर आपको वो धोखा दे रहे हैं या आपको छोड़कर और किसी के साथ जा रहे हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर करो कि नहीं, मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया, वो मुझे अगर छोड़ भी देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सोच के आप रिलेशन में रहो। इतना अंधा विश्वास किसी के, मैं नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन आप किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते, इसलिए कहते हो जो भी करो, रिलेशन एक सबसे बड़ी बात होती है लाइफ में। एक बार किसी के साथ हमें रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए बनाना होता है, तो सोच समझ के डिसीजन लो, ये कैरियर की तरह होता है। और इसमें मजा भी बहुत आता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्गली रिलेशन बनाते हो ना, एक खुद के लिए एक स्पेशल फील होता है कि मैंने अपनी रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन प्रमोदिनी, कि अगर आपको मौका मिले या गवर्नमेंट तक आपकी आवाज पहुंचे, या जो एजेंसीज हैं वहां तक आपकी आवाज पहुंचे, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से औरतों की सेफ्टी के लिए सरकार को, समाज को किस तरह से काम करना चाहिए? एक छोटा सा आंसर। सरकार को बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी लॉस रूल्स बना है उसका इम्प्लीमेशन बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि नया रूल्स बनाए। इम्प्लीमेशन इतनी स्ट्रांग बना दो कि इतनी जल्दी किसी को सजा मिले, जल्दी किसी को पनिशमेंट मिले कि लोग डरे इस सब काम करने के लिए। अब बाकी रहा इस चीज को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए हमारे पास एक रास्ता है कि हमारे माइंडसेट चेंज करना। हमारे सारे परिवार को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी बच्चे को माइंड में ये बढ़ाओ कि हमें एक अच्छे इंसान कैसे बने। हम्म। इंसान इंसान की तरह, लड़की लड़का में भेदभाव ना करके सबको इक्वालिटी में लाओ और इक्वालिटी रिस्पेक्ट करना सिखाओ। तो ये सबसे जरूरी बात, माइंडसेट चेंज होना जरूरी बात है। और हमारी जो भी लॉस रहे, रूल्स रहे गवर्नमेंट का या सरकार का, उसका इम्प्लीमेशन जरूरी है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच प्रमोदनी, और आपके फ्यूचर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ऑल द बेस्ट, कि आप खुश रहें, खुश रहें अपने थैंक परिवार यू के बाबा जी, साथ, थैंक यू। सुरक्षित रहें हमेशा। तो थैंक थैंक यू। यू।